एक्चुअली साइंस है तो सीधी नहीं लिखा मैंने जब इसको मास में बता ओके पद परिचय दैट इज पैर्सिंग उस से हारी थी ना सब लिखा वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं और उनका परिचय देना। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा तो राम ने रावण को मारा, ये सब पद हुए। और अलग अलग जो संज्ञा सर्वनाम ये अलग अलग पद हैं, तो उनमें आपस में संबंध कौन स्थापित कर रहा है? जैसे ने स्थापित कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कई चीजें उनमें आपस में संबंध स्थापित करती हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हम लोग नाउन प्रोनाउन जानते हैं, तो ऐसे इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। स्पीच का ये पार्ट है। सो और उनका परिचय देना। पदों का क्या क्या बताना है आपको? पदों का लिंग भी बताना है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। स्त्री लिंग या नपुंसक लिंग, ये सब बताना होगा। लिंग बताना। इसके अलावा कारक भेद, कौन सा कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है। ये कर्ता ने कर्म को करण से करण कारक है। इस तरीके से अलग अलग कारक बताना, पदों का लिंग बताना, पदों का कारक बताना और अन्य पदों से संबंध बताना तथा अन्य पदों से संबंध बताना। इसे क्या कहते हैं? इसको पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है। नाउ अब यहाँ पर राम ने रावण को मारा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये सब राम रावण ये सब क्या है? ये पद हुए कि नहीं हुए? यस। और इनका संबंध बताएंगे, तो ये पद है। फिर इनका आपस में संबंध बताया जा रहा है, इसने इनको मारा, ठीक है कि नहीं? तो इनका अब हम परिचय देंगे। सर ने और को क्या है? ने और को ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब हुआ कि आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसे ऑफ ऑन ये सारी चीजें होती है, तो वैसे इसमें भी होता है, आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब देखिए, आप बोलिए। अब हम पदों के बारे में देखेंगे। पद कौन कौन से प्रकार होते हैं? सो पद 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, या तो संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण, इसके बाद क्रिया, क्रिया विशेषण, और अव्यय।
सर तो- संबोधक, सच्चे बोधक। हाँ ये सारी चीजें हैं। ये हमारे क्या है, ये सभी क्रिया विशेषण भी होगा, विशेषण हुआ और क्रिया विशेषण हुआ, इसके अलावा अव्यय हुआ। संज्ञा तो हम सभी को पता है, संज्ञा के अगर हम भेद देखें, ठीक है, पद 5 प्रकार के हुए, तो 10 इन्हीं में रखे से हैं। ये जो मैं पद बता रहा हूँ, इन्हीं में से कुछ न कुछ पद है और ये आपस में प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं। सर इसमें 10 दे रखे हैं। ठीक है, किसमें? सर इसमें अच्छा लाइए, फिर मैं उनके बारे में भी बता दूं ना। अब देखिए क्रिया विशेषण, इसके अलावा विस्मयादि बोधक, इतना ठीक है। ये जो दे रहा है ना संबंध बोधक, संबंध बोधक का मतलब है कि प्रीपोजिशन। संबंध बोधक का क्या मतलब है? इसके अलावा प्रीपोजिशन, संबंध बोधक, संबंध बोधक दैट इज प्रीपोजिशन, और इसके अलावा समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक जो ग्रुप को शो करेगा, समुच्चय बोधक। तो इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। जो वाक्यों को आपस में जोड़ दे तो उसको कहेंगे समुच्चय बोधक। दो अलग अलग संज्ञा को जोड़ दे, सर्वनाम को जोड़ दे। और विस्मयादि बोधक, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ अरे वर्ड कैसा हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक भी होगा। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं नाउन, तो नाउन को क्या कहेंगे? संज्ञा हो गई। प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब। आपस में बात नहीं करो, देखो प्रांजल बात मत करो, ठीक है? ओके, आपस में एक जगह से है ना। एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किसको कहेंगे? और कंजंक्शन किसको कहेंगे? और फिर इंटरजेक्शन। अब ये देखो, तो कंजंक्शन का मतलब है और, एंड, ये सारी चीजें होती है कि नहीं? तो तथा, और, या, ये किस तरीके के वर्ड हैं? सर मतलब जो दो सेंटेंस को जोड़ दे, दो अलग अलग पदों को भी जो जोड़ दें, राम और श्याम, तो वो समुच्चय बोधक है। उसने उनका ग्रुप बना दिया, तो इसे क्या कहेंगे बताइए? समुच्चय बोधक। आपस में कमेंट ना करें जिससे क्लास चलती रहे। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक दैट इज एक्सप्लेनेट, जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो अरे, हो, आ, वाह, ऐसे इस तरीके से। और इंटरजेक्शन का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे राम ने रावण को मारा, इस तरीके से, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। उसके ऊपर, उसके नीचे, ठीक है, उसमें, ऐसे, उसमें बिल्ली कुएं में कूद पड़ी, वो गति को बताता है। प्रीपोजिशन भी तो शब्दों को जोड़, जो प्रीपोजिशन है उसको क्या कहेंगे? क्या संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक। अब एडवर्ब को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब का कोई एग्जांपल? सर ही इज प्लेइंग वंडरफुल फ्लोर। ये ठीक है, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो इन्होंने जैसे कहा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या हुआ? वंडरफुल बोला। ठीक है, कछुआ धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ा, तो ये धीरे धीरे बढ़ा, तो ये बढ़ा की विशेषता बता रहा है क्या? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया? क्या क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया। और इसमें देखिए वर्ब में कुछ भी, चलना, आना, पढ़ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और एडजेक्टिव का मतलब है कि सुंदर मोर, तो सुंदर मोर यहाँ क्या हो गया? तो ये चीज विशेषण हो गई। और वर्ब क्या हो गया? क्रिया हो गई। इसी तरीके से प्रोनाउन तो हम जानते हैं, वह, यह, ये, वो, ये सब हो गया। मैं, तुम, तो ये क्या हो गया? क्या सर्वनाम। और नाउन में क्या हो गया? नाम किसी भी चीज का
जगह का नाम अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो एक हो गया ना, मतलब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक भी हो सकता है, कुत्ता, पेन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो संज्ञा, कितनी बात समझ में आ गई? ओके। और इसके अलावा अव्यव क्या होता है? जैसे जो जिस चीज में कोई खर्च ना हो या जो बदले ना, मैं घर को चल पड़ा, वह घर को चल पड़ी, वे सब घर को चल पड़े, तो ये घर घर ही है, ये नहीं हो रहा है। जिस चीज में कुछ परिवर्तन ना हो तो उस चीज को कहते हैं अव्यव। अव्यव का मतलब है उसमें ठीक है, जैसे मैं सुंदर हूं, तुम सब सुंदर हो, वह सुंदर है, ये कोई नहीं कहता वह सुंदरों है, ऐसे नहीं कहता, वह सुंदरी, ऐसा सुंदरी भी बोल सकता है, लेकिन अव्यव का मतलब सुंदर ही बोला जाता है। सबको क्या बोला जाता है? तो जिसमें कुछ परिवर्तन ना हो, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? अव्यव कहेंगे। सो दैट इज अव्यव। और कई जगह परिवर्तन हो जाता है, मैं पुस्तक को पढ़ रहा हूं, तुम सब पुस्तकों को पढ़ रहे हो, तो परिवर्तन हो गया, तब अव्यय नहीं है। द थिंग विच इज अनचेंज irrespective of its gender, irrespective it is singular और plural, एक वचन या बहुवचन के होने पर भी जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें काल के आधार पर भी परिवर्तन ना हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ते हो, वे पढ़ रहे थे, तो पढ़ में कितना परिवर्तन हो गया? परिवर्तन ही होता चला जा रहा है। तो क्या पढ़ना अव्यय हुआ? नहीं। जिस चीज में परिवर्तन ना हो तो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय कब होता है? कि लिंग के हिसाब से, काल के हिसाब से, वचन के हिसाब से, एक वचन बहुवचन, वचन के होने पर प्रभाव न पड़े, पर अभी बता रहा हूं, परिवर्तन न हो। जिसमें परिवर्तन ना हो उस चीज को क्या कहेंगे? तो उसको अव्यय कहेंगे। जैसे कि मोहनी मधुर गाती है, इसमें अव्यय क्या है? मोहनी मधुर है, मधुर गाती है, और मधुर और क्या है? ये ठीक बता रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मधुर गाती है, ये गाने का विशेषण है, तो क्रिया विशेषण भी, ये आपने बताया ना शायद। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मधुर क्रिया विशेषण भी अव्यय भी है, ये नहीं होगा कि वे सब मधुरों गाते हैं, ऐसे हो सकता है वे, या कुछ और चेंज नहीं हो सकता, मधुर में कुछ परिवर्तन हो ही नहीं सकता। मोहनी मधुर गाती है, मोहनी मधुर गाती थी, और मोहनी मधुर गाएगी। मैंने तीनों काल लगा के देख ली, मधुर बदल ही नहीं रहा है। तुम सब मधुर गाते हो, वह मधुर गाता है, तुम मधुर गाते हो, मैं मधुर गाती हूँ, वो मधुर गाता है, सब कहीं मधुर बदल ही नहीं रहा। तो क्या मधुर अव्यय हुआ? यस सर। काल बदलने से भी नहीं बदल रहा है। और क्या मोहनी मधुर गाती थी, तब भी नहीं बदला मधुर? बोलो, तो अव्यय हुआ कि नहीं हुआ? फिर निपात क्या है? बोल, ये बता। हाँ, ये ठीक बता रहा है। बोला अभी ना, चेंज हो जाता है। ये ठीक कह रहे हैं। जैसे कि सृजन ने बताया, तो सृजन ने क्या बात बताई कि जो अवयव किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल दे दे, उसे निपात कहते हैं। कि यह मोहन ही जा रहा है, तो अगर किसी चीज में बल देना हो, ठीक है, मैं अवश्य ही आऊंगा, तो अगर ये किसके बाद लगते हैं? जो अवयव किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अवयव ही होता है। निपात क्या होता है बताइए? अवयव ही होता है, लेकिन वो किसी भी पद को, अन्य पदों को बल दे देता है। जैसे इसे देखें, निपात क्या है? यह अवयव, ठीक है, किसी पद को विशेष बल देता है। विशेष बल देता है। जैसे कि वह ही आया था। हाँ बोलो सृजन, कोई मुस्कुराने का यानी विशेष कारण, ठीक है कि नहीं? तो आपके ही नाम जितने भी वीडियो होते हैं सब में 20 बार सृजन वर्ड आता है ना, अतिरिक्त। अच्छा, अब ये देखिए कि मैं ही जा रहा था, देखो वो मोहन ही आया था और मोहन आया ही था, क्या इन दोनों में फर्क है? Yes, मोहन ही आया था और मोहन आया ही था। Yes, तो sir. कहाँ लगाया जा रहा है? और ही में कोई परिवर्तन, हाँ फर्क तो है। सो देयर इज ए चेंज। इतनी बात समझ आ गई?
देयर इज ए चेंज। तो इसमें मोहन आया ही था कि मेरा भाई निकल पड़ा, अब मोहन ही आया था, दोनों में फर्क है कि नहीं? तो कहाँ लग रहा है, क्या ये क्रिया के बाद लग रहा है कि संज्ञा के बाद लग रहा है, तो उससे उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो वो उसको विशेष बन देते हैं। तो ये निपात हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कहाँ था, ये जब हम आगे चलने पर उसको बताएंगे। नाउ लेट अस सी। सर क्रिया सब वर्ग को कहते हैं सर, सब्जेक्ट वर्ग, क्रिया वर्ग होती है। और सर एडवर्ब क्रिया के विशेषण, दैट इज एडवर्ब। क्या मतलब है? इट इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव व्हिच क्वालिफाइज वर्ब। जैसे धीरे धीरे चलना, चलना से पहले जो आ जाए, कैसे चलता है, तेजी से चलता है, धीरे धीरे चलता है, मटक कर चलता है, लटक कर चलता है। तो इस तरीके से चलने का प्रकार, उछल कर चलता है, कूद कर चलता है, सरक कर चलता है, तो चलने के प्रकार को क्रिया विशेषण ही कहेंगे। तो अब देखो, ऐसा नहीं कर सकते कि अगर अच्छा है तो ये विशेषण होगा, किसके पहले आ रहा है, वह अच्छा चलता है, वह बुरा चलता है, और वह अच्छा लड़का है, लड़का के पहले आ गया तो विशेषण, और चलने के पहले आ गया तो क्रिया विशेषण। तो किस चीज की क्वालिफाई कर रहे हैं उसके आधार पर तय होता है। तो नाउ लेट अस सी, पहली बात संज्ञा पर आते हैं। ये सारे हमने आपको बता दिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और 10। तो ये क्या होता है कि वाक्य के पद कहे जाते हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हें क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पद के प्रकार। अब जरा देखिए कि संज्ञा, पहला आपको बताया गया कि संज्ञा में कई चीजें हैं। तो किसी भी चीज के नाम का परिचय कराने वाले को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, ठीक है, समूहवाचक, एडमिट कार्ड मिल गया तो कल मिलेगा। और बोलो सर भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। टेंथ एक ही बात है, अब जरा देखो, ऐसे कह नहीं सकते। भाववाचक, अब देखो ये 5 प्रकार की बेसिक संज्ञा है जो बहुत सबको पता होती है। व्यक्तिवाचक का क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति का नाम, इसका क्या मतलब है? व्यक्ति का नाम। जातिवाचक का क्या मतलब है? सर किसी जाति का, जाति का नाम, जैसे गाय, कुत्ता, यस गाय, कुत्ता, कुत्ता। और गाय का नाम जैसे किसी का नाम है तो सर हम कह सकते हैं कामधेनु। सर भारत भी तो हो सकता है, ठीक है, कामधेनु गाय। सर व्यक्तिवाचक में भारत भी तो हो सकता है, भारत अमेरिका। हाँ, किसी देश का नाम, देश का नाम है तो उसमें जैसे व्यक्तिवाचक हो गया, तो व्यक्तिवाचक में क्या हो गया, सब कुछ आ जाएगा। व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, इन सभी चीजों का अगर नाम आ जाए तो उस चीज का, पुस्तक का नाम, प्राणियों का नाम, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। समझ आई बात? वस्तु में क्या, स्थान में क्या भारत आ गया? कपिला कौन है? कपिल। क्या ये गाय का नाम? ऐरावत किसका नाम है? बोलो। हाँ ऐरावत हाथी का नाम है। तो इस तरीके से ये किसी न किसी का नाम आ गया। नीलगिरी किसका नाम है? गाय का जंगल। नीलगिरी पर्वत है। जैसे हिमालय की श्रेणी में कौन से पर्वत पाए जाते हैं? नीलगिरी श्रृंखला है, तो नीलगिरी पर्वत हो गया। अब देखिए जातिवाचक में ये हो गए, तो जातिवाचक में कुछ भी हो सकता है कि नदी, नदी भी आ सकती है कि नदी, इसी तरह से सड़क। सर दुर्ग क्या होता है? दुर्ग क्या होता है? दुर्ग, किला है, दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़, तो फिर उसके केस में क्या आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा। ओके, अब जरा देखिए समूहवाचक में क्या है। समूहवाचक में जैसे सेना, किसका नाम? क्या समूह का नाम?
यस तो कौन सा समूह? टीटी हाँ ठीक कह रहे हैं। सो दैट इज समूह में कौन कौन सा समूह आ जाएगा? जैसे जुलूस, ठीक है, सेना, किसी भी चीज का झुंड हो, क्लास क्लास, कक्षा, ठीक है। विद्यालय। और द्रव्यवाचक में क्या आ जाएगा? क्या पदार्थ का नाम? पदार्थ का नाम, पदार्थ का नाम तत्व भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि 118 तत्वों के नाम, फिर इस तरीके से अगर इनसे मिलके कुछ बन रहा है, यौगिकों के नाम, कंपाउंड्स के नाम, तत्वों के नाम, यौगिकों के नाम, इसके अलावा भी किन्हीं अन्य पदार्थों के नाम, कार्बनिक पदार्थों के नाम या अकार्बनिक पदार्थों के नाम, वे सभी आएंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आल्सो विल बी इंक्लूडेड इन द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ में जिसे आप छू कर, फील कर, महसूस कर सकते हो, उन्हें पदार्थ कहते हैं। जो स्थान को घेरते हैं और जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका मास होता है, तो उन सबको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ का नाम आ गया। जैसे सोना चांदी आ सकता है क्या? हवा भी आ सकता है, यस हवा। तो इसी पदार्थ की तो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, फिर बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, और इसके अलावा प्लाज्मा स्टेट बाद में बताई गई। तो 5 अवस्थाएं होती हैं। पानी आग ये सर, सब हो सोडियम सकता को है। हिंदी में क्या पानी, कहेंगे? आग, ये पदार्थ की, ठीक है। अब बोलो, वो सब हम, जैसे ये प्लाज्मा बॉल है, ये सन प्लाज्मा स्टेट है, जिसके सब इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो प्लाज्मा, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस बच जाए। अब आगे देखो, चलता है प्लाज्मा स्टेट ना, भाव 2 है, दोनों ही चलती है। क्या दिखाया नहीं गया है? नो सर। प्रूफ दिखाया है। नहीं, नाइन हमें के नहीं- बच्चों को कितना दिखाया है? ऑनलाइन दिखाया हमें नहीं दिख- चलो कोई बात नहीं। कैसा दिखा लो हाँ सर बहुत तो प्रांजल जो पा तो फिर काम नहीं करने दोगे, ऐसे ही चला देते हैं, यही चला देते हैं। ये लो चलो। अभी ये जरा अंधेरे में रहेगी तो खूब चमकती है। ये जैसे चमकती है ना, इसको हम चला रहे हैं। ये देखो, चलेगी ऐसे अंधेरे में चमक है। समझ आई बात की नहीं? ये प्लाज्मा स्टेट है। करंट ही लगता है। करंट की तो चार्ज है। चलो, अब ये चलती रहेगी, ये बंद कर दे। अब ठीक है, आगे बढ़े। चलो, भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है? जैसे बुढ़ापा, किसी भी चीज की अवस्था, आशा, निराशा, ईमानदारी, सर भोलापन, हाँ भोलापन, सुंदरता, सुंदरता, बचपना, बचपना, अवस्था का नाम, यानी अवस्था का भी नाम इसमें आ जाएगा। गुण, दोष, दशा, भाव। गुण आ जाएंगे, दोष आ जाएंगे, दशा कैसी है? क्या दशा बुढ़ापा है? दशा अवस्था, ईमानदारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाववाचक में आ जाएंगी। भाव का मतलब क्या? क्रोध, बोलो, क्रोध भी आ जाएगा। यस सर क्रोध भी आ जाएगा। सो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने संज्ञा के बारे में बता दिया। इसको यूज करेंगे तो फिर जब हम पद परिचय देंगे तो ये याद रखना इतना। हम पूछेंगे कौन सी संज्ञा, तब आपको बताना होगा। तो सर्वनाम, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। सर देखिए, पुरुषवाचक हो सकता है। पुरुषवाचक में 3 सर्वनाम, वो भी आपको बताने हैं। इसके अलावा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संपर्क ठीक है, प्रश्नवाचक। निजवाचक प्रश्नवाचक हो गया। फिर इसके अलावा संबंधवाचक, सन्निध ठीक है, संबंधवाचक, निजवाचक। अभी बता देंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने खुद ही कपड़े धोए, मैंने अपने कपड़े खुद ही धोए, तो मतलब खुद से खुद को बता रहे हैं, तुमने तुम्हारे ही कपड़े धोए।
ठीक है, उसने उसके कपड़े धोए, तो ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव। फिर जैसे मैं अपना काम स्वयं ये ठीक है, सही बता रहे। अब जैसे ये सारी चीजें हैं, तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 हैं। तो पुरुषवाचक में 3 पुरुष हैं। प्रथम मध्यम और अन्य पुरुष है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में देखें, प्रथम मध्यम और अन्य। प्रथम पुरुष कौन है? सब मैं। ठीक है, आप इन सब के एक एक उदाहरण बता सकते हैं? सर प्रथम का मैं और सर मध्यम का तुम सेंटेंस बोल रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है। और सर अन्य का वह। अगला बताओ। सर अन्य का वह। यहाँ सर सबका बता दोगे तो एक पेन है, एक एक उदाहरण बोलो, ये बता। बताइए। संबंध। अब अगला है निश्चयवाचक। सो निश्चय का मतलब क्या हुआ कि किसी कंफर्म हो वो चीज, यह मेज है, तो ये मतलब मैं इशारा करूं कि यह मेज है, ठीक है। तो ये यह कैसा है कि किसी चीज को जो इंगित कर दे, तो उस चीज को क्या कहेंगे? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव से सर, अन्य पुरुष में जो किसी चीज को डिमॉन्स्ट करे। यह पेड़ है, वह बंदर है, वे व्यक्ति हैं, ये मनुष्य हैं, ये वो वह। समझ आ गई बात? जो डिमॉन्स्ट्रेट कर दे किसी चीज, उसको क्या कहते हैं? सर, डिमॉन्स्ट्रेट। यह अन्य पुरुष में नहीं आएगा? यह अन्य पुरुष में नहीं आएगा? कौन? नहीं, यह से पता नहीं चलता है ना कि, ठीक है, यह पुरुष में नहीं आएगा, यह वह, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव है। सर, वह तो दे रखा है अन्य पुरुष में। ये वह, निश्चयवाचक। अब इस तरीके से वह है, तो वह का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उस चीज को क्या कहेंगे कि आ गया। अब यहाँ पर यह लगाने पर आप क्या करेंगे कि ये कह दें कि यह जा रहा है, तब तो ठीक है। और यह मेज है, तो मेज से पहले प्रयुक्त हुआ, तो क्या ये मेज की विशेषता बता रहा है? तो क्या ये विशेषण हुआ? वही वह और वही यह विशेषण भी हो सकता है। देख लेना, कहीं संज्ञा से पहले तो नहीं प्रयुक्त हो रहा है। यदि संज्ञा से पहले प्रयुक्त होगा तब सर्वनाम नहीं है, संज्ञा के स्थान पर। यह जा रहा है और यह मनुष्य जा रहा है, दोनों में फर्क क्या है? पहले में जो यह जा रहा है वो क्या है, और दूसरे में यह मनुष्य जा रहा है सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि वो अब एक तरीके से विशेषण हो गया है कि नहीं। तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव। यह, ठीक है, तो यह वह ये सब है, ठीक है। अब आगे देखिए कि इसमें क्या, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। तो इसमें कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम? मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। इन्हें, तो मैं कुछ पुस्तकें यहाँ कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन जो इन्हें वर्ड आ गया, तो ये पुस्तकों के लिए आए ना, उनके। तो पुस्तकें तुम रख लो नहीं आ रहा है, वो क्या आ रहा है? इन्हें। तो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि नहीं? इन्हें तुम रख लो। अब आगे देखिए अनिश्चयवाचक। शाहिद बताओ। अनिश्चयवाचक का मतलब है कि इनडेफिनिट। कोई कुछ। हाँ, शायद दरवाजे पर कोई नहीं। बोलो, आप मुड़ के क्यों बैठे? सर, ये डिपेंडेंट कार्ड निकाल रहा है। तो डिपेंडेंट कार्ड रख लीजिए और इंडिपेंडेंट सीजन ठीक से बैठो। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज इनडेफिनिट। शायद दरवाजे पर कोई है, तो कोई वर्ड यहाँ कैसा है हमें तो मालूम नहीं है, ठीक है। बट लोई में कुछ दूध है, हमें मालूम नहीं कितना दूध है। सर, ये भी तो है सर, कोई मिल गया तो मतलब इसमें पता नहीं तो कोई मिल गया, ये अगर देखो प्रश्नवाचक, ठीक है। रास्ते में क्या? कुछ खा लेना, तो कुछ खा लेना क्या है? अनिश्चयवाचक। क्या खाओगे पता नहीं। नाउ प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में बताइए, कौन क्या? ठीक है। क्यों? कौन जा रहा है? कैसे? कैसे, ठीक है। तो कौन, कैसे। हिंदी में कितना है? अच्छा, अगर मैं मान लूं कैसा शहर, तो ये कैसा क्या हुआ इन सब में? बताओ प्रांजल। सब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। ये ठीक बता रहे हैं, प्रश्नवाचक विशेषण, क्योंकि ये जान गए कि शहर से पहले लगा है, तो अच्छा शहर। मतलब आप समझे बात को कि नहीं? ये वह कैसा है,
तो वो अलग बात हो गई। तो अच्छा है बुरा है, तब वो भाववाचक की जगह आ गया। वो अच्छा है तो अच्छा भाववाचक हुआ कि नहीं? Yes. तो वह क्रोधित है, तो इस तरीके से तो वो भाववाचक आ गया। लेकिन यहाँ पर कैसा शहर है, तो कैसा क्या हुआ? कैसा प्रश्नवाचक विशेषण हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि सर्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, ऐसा विशेषण करके सृजन बताया। तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर बताया गया कि अगर सिर्फ कैसा है, वह कैसा है, तब तो सर्वनाम है। और अगर ऐसा आ जाए यह शहर कैसा है, तब तो विशेषण की विषय वो पूछ रहा है ना कि शहर की विशेषता, क्या किसी नाउन की विशेषता पूछ रहा है, संज्ञा की। Yes. ऐसी स्थिति में वो विशेषण माना जाए। Yes. कैसा होने पर भी विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण भी होता है। अब जरा देखें संबंधवाचक। संबंधवाचक का एक बताओ। सर जो सो ठीक है, यानी जो भी चीज है, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था, वो सामने खड़ा है। तो जो और वह, बात समझ में आई? जो है सो है, ठीक है, जो करेगा सो करेगा। तो जो जैसे सो वैसे, है, जैसे वैसे, हाँ, जब ठीक जब है। तब कब? जो करेगा और सो भरेगा, जैसा वैसा, जैसा करोगे ऐसा वैसा भरोगे, इस तरीके से। और निजवाचक में बताइए, सर अपना खुद मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो अपने आप मैं अपना वर्ड है, ये मैं के लिए अपना निजवाचक है। तुम तुम्हारा काम स्वयं करते हो, वो बात सही है। तो नाउ दिस इज सर्वनाम। सर इसमें एक सर वो जो बीच में दो स्टार के पॉइंट करने से एक बार वो पढ़ना। क्या? सर पर्सन लिखा है। क्या? सर इधर पर्सन लिखा है। देख, मेरे पास बुकलेट है किसी की, सर मेरे किस पेज पे बताओ? सर 29 पे 59 पे। कौन सा पर्सन? सर ये निजवाचक के नीचे सर सर्वनाम वही जो आप सर्वनाम पढ़ा रहे थे ना, उसी के नीचे लिखा है सर्वनाम पद में पर्सन जोड़कर लिखे जाते हैं। अच्छा ये देख लेते हैं, आप मुझे बता दो, मुझे पता नहीं चल रहा। सर निजवाचक के नीचे इसलिए ना नीचे। सर्वनाम पद में पर्सन जोड़कर लिखे जाते तो निजवाचक में हैं। कि जैसे सर्वनाम पद में अगर मान लो निजवाचक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो पर्सन क्या है? मतलब वो हाइफन लगा दिया। हिंदी में कितना है? तो मैं इससे कम। लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ, लिखे जाते हैं और सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलते। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं आता इतनी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। परसर्ग क्या है? छोटा पड़ता है। यहाँ पहुँचाना चाहिए। छोटी खत्म हो गई। परसर्ग का क्या मतलब है? परसर्ग का कुछ और मतलब नहीं, कारक। तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग पदों में तो कई पदों के पद कितने प्रकार के हैं? 6 ये जो भी हमने 6 और 8 प्रकार के देखे, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और सब कुछ प्रीपोजिशन लेकर के टोटल 8 टाइप्स के हमने देखे। फिर निपात भी देख लिया, फिर अवयव भी देख लिया, ये सारे देखे, तो 10 हो गए थे कि नहीं? हाँ सर। तो ये हमने देख लिया, ये पदों के प्रकार हैं। तो पदों के प्रकार के बाद क्या होगा? पद होंगे, फिर कारक भी होंगे। तो कारक का क्या मतलब है कि जो किस रूप में आई है, जो संज्ञा किस रूप में आई है। संज्ञा में होते हैं कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये सब किसमें है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये सब संबंध कारक। ये किसमें है? क्या ये संज्ञा के प्रकार है? क्या संज्ञा में कारक होते हैं? संज्ञा किस प्रकार से प्रयुक्त हुई है, तो क्या वो उसको कारक कहते हैं? उसका अन्य पदों के साथ कैसा संबंध है, क्या उसे कारक कहते हैं? तो अभी हम पदों में हैं, अभी हम कारक में पहुंचे नहीं। और कारक कोई क्या परसर्ग कहते हैं। तो परसर्ग क्या कहलाता है? दैट इज ये जो भी है संज्ञा या सर्वनाम में उत्पन्न विकार को कारक कहते हैं। जब संज्ञा में विकार उत्पन्न हो जाए, समझ में आ गई बात कि नहीं? राम ने रावण को मारा, तो राम के आगे ने लग गया, तो इसको कहते हैं अब वो विकारी हो गई।
उसमें क्या हो गया, उसमें परिवर्तन आ गया, ठीक है कि नहीं। तो अगर उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए तो उसको विकार कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन ना आए तो क्या उसे अविकारी कहते हैं। तो क्या भगवान अविकारी हैं, उनमें कभी कोई विकार नहीं होता। क्या भगवान अनिकेत हैं, क्या उनका कोई निकेत नहीं है, उनका कोई घर नहीं है। समझ में आई बात की नहीं। तो ये भगवान के कई उपनाम है जो उनको अलग अलग तरीके के डेकोरेशन दिए गए, अविकारी, अनिकेत, यही बात है कि नहीं। अब जरा यहाँ देखें तो उपसर्ग का क्या मतलब बताया, परसर्ग का मतलब कि कारक। तो जहाँ वर्ड आएगा तो देखेंगे। अनिकेत का मतलब, अनिकेत का मतलब है कि भगवान अनिकेत है, यानी उनका कोई निकेतन नहीं। जैसे लिखा नहीं था कला निकेतन, लिखा है कि नहीं यहाँ पे, तो कला का घर, उसे कला निकेतन कह दिया। अनिकेत यानी कोई जगह नहीं है। ये आपको मालूम है अनसूया, अनसूया का मतलब दोष रहित है, दोष रहित का मतलब अनसूया। तो सर कोई आपके लिए कुछ है इसका पद परिचय क्या होगा? अब जरा देखें, क्या कोई आपके लिए कुछ कला है इसका पद निकेतन। परिचय? कोई आपके लिए कुछ लाया है, भूल गई। तो अलग अलग इसमें पद हैं। अब इन सबका परिचय देखेंगे, कुछ चीजें देख ले फिर हम आगे बढ़ जाएं। तो आपने संज्ञा देख लिया, सर्वनाम देख लिया, ठीक है। अब देखिए नाउ विशेषण, बस आपका ये पद हो जाएंगे, बात ना करोगे तो हो जाएंगे गुना। तो जो विशेषता प्रकट करते हो तो उसे कहते हैं विशेषण। जैसे काली गाय अच्छा दूध देती है, तो इसमें आप बताइए श्रेयान कि क्या क्या विशेषण है। काली नहीं विशेषण, सर काली काली गाय अच्छा दूध देती है, काली गाय अच्छा दूध देती है। अच्छा दूध देती है, तो दो विशेषण हो गए ना। संज्ञा से पहले आ रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब इसमें देखिए विशेषण और विशेष, तो जिस संज्ञा की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता प्रकट की जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य। तो ये भी आपके पद परिचय में आ जाएगा। और ये क्या है, विशेषण। विशेषण। ओके नाउ विशेष, इसमें सर दूध भी आ जाएगा ना। हाँ, यानी अब यहाँ देखिए विशेषण के जो भी है, विशेषण विशेष से पूर्व आने वाले विशेषण दो तरीके के हो सकते हैं, या तो विशेष्य हो सकते हैं, या उद्देश्य हो सकते हैं, या विधेय हो सकते हैं। विशेषण दो प्रकार से आ सकते हैं। कौन कौन से, तो विशेषण एक हो सकता है उद्देश्य, और दूसरा क्या है विधेय ना। अब जरा देखिए कि चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं। चतुर बालक अपना काम रीजन कर लेते हैं, ये ठीक है। और दूसरा क्या है कि वह बालक चतुर है। दो अलग अलग तरीके से आया, वह बालक चतुर है। चतुर दोनों जगह आया, यहाँ भी आया यहाँ भी आया। क्या दोनों चतुर विशेषण है, क्योंकि वो बालक के साथ आए। तो अब इसमें कौन सा उद्देश्य विशेषण है और कौन सा विधेय विशेषण है। फर्स्ट वाला सर उद्देश्य, फर्स्ट वाला जैसा इन्होंने बताया है कि विशेषण से पूर्व आने वाले विशेषण विशेष को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जो बाद में आए उसे क्या कहते हैं, पहले आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। और बाद में आए तो विधेय विशेषण। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हमने चतुर लगा दिया कि चतुर सृजन अधिक नंबर लाता है, हमने चतुर पहले क्यों बोला। अगर ये बोल देता कि सृजन चतुर है तो अपने आप में मैं उसके बारे में क्लेम कर रहा हूँ, लेकिन शुरू में बोलने का मतलब है कि मैं अभी और भी बातें सृजन के बारे में बताने वाला हूँ। चपल सृजन अधिक नटखट है, इसका मतलब क्या है कि शरारती सृजन नटखटी है, ये कहा जा सकता है। तो अगर हमने पहले चप्पल लगाया तो नटखटी हो गया, और ये कह दूं कि सृजन चप्पल है तो क्या हो गया बताइए। तो इसका मतलब मैं और आगे नहीं बोलने जा रहा हूँ। विधेय में हम उसके बारे में प्रोक्लेमेशन करते हैं, वी हैव ए डिक्लेरेशन
हाउएवर इन केस ऑफ चपल पहले लगा लेने पे कि उसके साथ अब उद्देश्य जुड़ेगा, तो क्या उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाए? बोलो, बात समझ में आ गई? सर इसमें दे रखे उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में जानकारी, और विधेय में दे रखा है जिस कर्ता के बारे में जो जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कर्ता के बारे में जानकारी दी गई है, और इसमें उद्देश्य के बारे में क्या है कि जानकारी दी जाती है किसके बारे में? है वाक्य में जो तो जानकारी संज्ञा के बारे में सर, उद्देश्य। वाक्य में उद्देश्य दे रखा है, वाक्य में जो जानकारी दी जा रही है, और विधेय में कर्ता के बारे में जो जानकारी दी जा रही है। ठीक है, मैं इसका आप इसको थीम समझ लीजिए कि अगर पहले आ गया तो इसके बारे में आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं किसी चीज को, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये चतुर है, वाक्य के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, बालक के बारे में ही जानकारी दे रहा है, और किसके बारे में जानकारी दे रहा है? वाक्य के बारे में थोड़ी ना विशेषण होता है। वो बात सही है। बैग हटाओ सामने से प्रॉपरली, आपके पास तो कई कलाएं हैं, ठीक है, नटखटी सृजन अधिक कलाबाज है। अगला देखिए, तो सर कर्ता क्या होता है? हाँ? कर्ता कर्ता सब्जेक्ट है, दैट इज नाउन या प्रोनाउन। वह काम कर रहा है, राम काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वो या तो यह वह होगा। कर्ता तो वही होगा जिसमें जान हो, और वो सबसे पहले आएगा। तो एक होगा कर्ता, और फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट, और उसके बारे में सारी बातें कही जाएंगी, तो क्या वो प्रेडिकेट होगा? तो इस तरीके से इसमें भी है। अब हमारे पास यहाँ देखिए विशेषण विषय। अब नाउ गुणवाचक विशेषण, कितने तरीके के विशेषण? सर 3। गुणवाचक। नेक्स्ट इज परिमाणवाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक। गुणवाचक, ये सही बता रहे हैं। संज्ञावाचक। ठीक है, संख्यावाचक और सर्वनाम लिखा है कहीं कुछ क्या? ऐसा लिखा है। संख्या वाचक और सार्वनामिक। देखो ये अलग से बुक नहीं है, ये 9th और 10th की है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 9th 10th की ही बुक है। तो आप इसमें देखिए ICSE बोर्ड की 9वीं और 10वीं। हाँ ठीक है, हिंदी व्याकरण कोर्स भी तो 9th की है, और CCE ICSE सभी बोर्ड की है, ठीक है। तो ये वही हिंदी है, कोई ज्यादा नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें एक जिस्ट में दे दिया, आपको बुकलेट पकड़ा दी, लेकिन जब बाहर बुकलेट खरीदने जाओगे तो जब गाइड खरीदते तो उसमें पूरी बात होती है। बुकलेट में थोड़ी ना दे सकते हैं सारी सर इसमें तो वो जो आएंगे बस। हाँ, तो यहाँ पर अब अलग अलग 4 हमने देख लिए। तो गुणवाचक, अब इन सब में एक एक उदाहरण बताइए। अच्छा, परिमाणवाचक के 2 क्या क्या प्रकार हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सृजन। एक निश्चयवाचक, निश्चय परिमाणवाचक, और दूसरा अनिश्चय। सर निश्चय मतलब एग्जैक्ट, और अनिश्चय मतलब थोड़ा अनुमान। हाँ, अनुमान के साथ बताया जाए। इसी तरीके से संख्यावाचक में क्या होता है, क्या निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक? यस सर। तो इसके 2 प्रकार हैं, एक निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्या, और अनिश्चित संख्या में। और निश्चित में क्या कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर है? यस सर। जैसे इंग्लिश में बताया था, कार्डिनल नंबर क्या है और ऑर्डिनल नंबर क्या है, ये ठीक है। जैसे इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात कही। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर है, और 1 2 3 4 ये कार्डिनल नंबर। एक उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो कार्डिनल नंबर है। समझ में आ गई बात की नहीं? ऑर्डिनल नंबर है, और कार्डिनल में 1 2 3। चलो अब आगे की बात करते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, समुच्चय बोधक, और ये सब अलग अलग है। जैसे हमने कहा ना आवृत्ति बोधक, तो और क्रम बोधक की प्रथम आया है, द्वितीय तो क्या क्रम बोधक, यस कि कैसा आया है, ठीक है। और आगे है सर्वनामिक विशेषण। इन चारों का एक एक उदाहरण बताओ यश। गुणवाचक में क्या लिखोगे? सर गुणवाचक में काला, काला, छोट, काला लिखोगे, ठीक है। ये गुण बताया जा रहा है, जैसे काला बंदर। हाँ, और निश्चय में? निश्चय सर इसमें होगा सर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और ये सर इसमें होगा, चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ सर, कम दूरी, कम दूरी या कुछ किलोमीटर है ना, कम दूरी हो गई। और अब संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। सर निश्चित संख्यावाचक में सर पहली। अच्छा, जो अब देखो इसमें परिमाण वाला, परिमाण का बताओ,
तो परिमाण का मतलब है कि जो संख्या ना हो, जैसे जो तौला जा सके, जिसमें आयतन हो, जिसमें वजन हो। समझ में आई बात कि नहीं? और दो लड़के, तो अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 लीटर दूध, परिमाण में क्या चीज हो जाएगी कि दो अलग अलग चीजें, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में माप तोल संबंधी किलो भी, 2 किलो आ गया, 4 किलो दूध, तो ये किस चीज की माप है? तो माप तोल संबंधी चीज को और संख्या संबंधी विशेषता को प्रकट करें। तो ये बात समझ में आई बात कि नहीं? तो अब यहाँ पर ये भी आ सकता है, जैसे अब जिसमें क्या है कि 2 किलोमीटर आ गया, 2 किलोमीटर दूरी, तो 2 किलोमीटर विशेषण हो जाएगा, 2 किलोमीटर सर दूरी इसको नापा तोला जा सके, ये भी आ सकता है। 2 किलो दूध भी आ सकता है, 2 किलो या कुछ लीटर दूध, ऐसा हो सकता है। अब इसमें 2 लड़के जिनकी संख्या हो, यस सर, तो वो संख्या में आ जाएंगे। और कुछ लड़के, दो तो 2 लड़के और कुछ लड़के। अच्छा, एक और बताइए, सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण निशा बताओ। वह लड़का पढ़ता है ना, वह लड़का, तो वह क्या हुआ? सर्वनामिक विशेषण। तो वह लड़का, क्योंकि लड़का से पहले आ गया ना, वह खंबा गिर जाएगा, तो वह सर्वनामिक विशेषण हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो दिस इज सर्वनामिक विशेषण। नाउ नेक्स्ट इज ओके। ओके, विशेषण के बाद आपके बुक पे क्या दिया है? क्रिया दी है। क्रिया, तो क्रिया चौथे प्रकार का पद है। सो दिस इज वर्ब। क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। बात ना करें पुनः। और जब किसी जो भी कार्य हो रहा है उसके काल के संबंध की जानकारी, ये सब क्रिया में होती है। किसी कार्य के करने या होने की अवस्था को क्रिया कहते हैं। जहाँ पर किसी कार्य के करना या होने को बताया जाए, वहाँ क्रिया उपस्थित रहती है। अब जरा देखिए कि अकर्मक क्रिया का क्या मतलब है? जिस क्रिया का कर्म पर, क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? जैसे 2 चीजें हैं कि मोर नाचता है, मोर नाचता, नाचता है, तो इसका ये जो क्रिया हो रही है, तो ये कर्म है। कर्म यहाँ अगर और कुछ होता कि मोर छत पर नाचता है, तो क्या छत पर ये कर्म हुआ? नो सर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो छत पर हो ना, ऑन रूफ। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑन रूफ। रूफ ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? सब्जेक्ट हुआ मयूर, सब्जेक्ट हुआ पिकॉक, और छत पर ये क्या हुआ? क्या ये ऑब्जेक्ट हुआ? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझते हो? ऑब्जेक्ट में भी ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है, तरह तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं कि नहीं? तो अब जरा देखो कि जैसे मैंने यह पुस्तक अमित को दी, तो यह पुस्तक भी ऑब्जेक्ट है, अमित भी ऑब्जेक्ट है। मेरे 2 उद्देश्य हैं, पुस्तक देना और अमित को देना। और यहाँ पर देना, देना क्या है? क्या ये क्रिया है? Yes. तो व्हाट इज, देखो प्रांजल सही बता रहे हैं। बताओ व्हाट इज, सिर्फ हंसने से नहीं बुद्धिमानों की सभा होती कि हंस दिए तो बड़े बुद्धिमान है। ये बताओ इसमें ट्रांजिटिव, ये कौन सा वर्ब जो है? 2 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, एक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मैंने यह पुस्तक अमित को दी, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट पुस्तक हो जाए, डायरेक्ट पुस्तक हो गया और अमित इनडायरेक्ट, क्योंकि हमने पुस्तक दी, पहले पुस्तक आ रही, बाद में अमित को देना आ रहा है। तो यहाँ पर 2 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि कर्म क्या है? क्या कर्म ऑब्जेक्ट को कहते हैं? तो मोर नाचता है,
तो नाचने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोर पर। क्या ये क्रिया कर्म पर पड़ रहा है? यस सर। जरा देखो, तो जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है? कर्ता। कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा कर्ता है। ने कर्म को। अच्छा ये बताओ, मोर छत पर नाचता है, सर ये सकर्मक क्रिया है। इस नाचने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? छत पर। और छत क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर पड़ रहा है, कर्म पर प्रभाव। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? यहाँ पर कर्ता पर पड़ रहा है, और यहाँ नाचने का प्रभाव छत पे वो उछल कूद कर रहा है, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? छत पर पड़ रहा है। मैं सोता हूँ, ये किस प्रकार की क्रिया है सोना? और मैं बिस्तर पर सोता हूँ, सकर्मक। सकर्मक क्रिया, क्योंकि ये बिस्तर पर प्रभाव पड़ रहा है। बात समझ में आ गई? द वर्ब विच इज कमिंग along with object is known as transitive verb, and the verb which is coming without any object is called intransitive verb. वह क्रिया जो किसी कर्म के साथ आए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और वह क्रिया जो बिना किसी कर्म के आए उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तुम खेलते हो, इसको जरा सकर्मक क्रिया में बताओ। सकर्मक। हाँ मैं मैदान में खेलता हूँ। हाँ, मैं मैदान में खेलता हूँ, या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, कुछ भी हो, तो उसमें वो क्रिया हो जाएगी। अब तो सकर्मक अकर्मक आपको पता चल चुका है ना। क्रिया के सिर्फ क्रिया जो होती है ये कर्म के आधार पर ही नहीं की जा सकती, ये काल के आधार पर भी क्रिया की गणना होती है। तो क्रिया के काल भी होते हैं। कौन कौन से काल होते हैं? तो भूतकाल और वर्तमान काल भविष्य काल। और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल। अब जैसे भूतकाल में मोहन खेला था, तो यहाँ खेला था क्या है? भूतकाल। खेला। और इस तरीके से मोहन खेलता है। मोहन खेलेगा। सर या फिर खेल रहा है। हाँ, और मोहन खेलेगा। ठीक है, खेलेगा। तो ये सब यहाँ पर अलग अलग इसके काल भी होते हैं। अवयव क्या होते हैं? अवयव का मतलब जिसमें कोई विकार ना हो, अवयव को अविकारी भी कहते हैं। दैट इज जिनमें कोई चेंज ना हो। अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं परिवर्तन होता है? अवयव में लिंग, वचन, काल, सही कह रहे हैं, अस्मित के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन नहीं। ना हो तो उसे अव्यव कहते हैं। जैसे मेरे कहने का किसी पर कोई फर्क ही न पड़े तो वो अव्ययी भाव समास है। अब जरा देखो, तो जैसे हिंदी में 5 प्रकार के अधिकारी शब्द पाए जाते हैं। जैसे अवयव कितने तरीके के हैं? तो इसका ए है कि क्रिया विशेषण अवयव। ऐसा हो सकता है क्या? क्रिया विशेषण भी एक अवयव है। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है। क्या धीरे धीरे को बदल सकते हो? कुछ इसमें डिस्टॉर्ट करो, ऐसा करो, इसे कुछ खराब कर दो धीरे धीरे को, नहीं बदल पाओगे। वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलेगा। वे सब धीरे धीरे चलते हैं, तुम धीरे धीरे चलती हो, तो ये धीरे धीरे नहीं बदल सकता ना। तो धीरे धीरे क्या अवयव भी है और क्रिया विशेषण भी है। तो क्या हर क्रिया विशेषण एक अवयव होता है? यस सर। ये सही बात आप कह रहे हैं। कई टाइप होता है। ठीक है, अब जरा देखिए कि क्रिया विशेषण में अलग तरीके की हैं। कालवाचक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम अभी आई हो, तो आना और आने के पहले अभी आना, तो क्या ये कालवाचक क्रिया विशेषण? परसों जाओगे। ठीक है, तुम अभी आई हो, तो आई हो, ये क्या है? क्या कालवाचक विशेषण? अभी आना क्रिया विशेषण है, लेकिन ये काल का बोध करा रहा है क्या? तो कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके अलावा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये कैसा हुआ? तुम अभी आई हो। स्थान बोला। तुम यहाँ आई हो, क्या ये स्थानवाचक हुआ? यस सर। तुम यहाँ आई हो, ये कैसा है? ये स्थान वाचक। अब अगला देखिए कि तुम ठीक है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब है
कि वह कुछ थक गया है, कुछ थका है, तो क्या ये परिमाण को बता रहा है? यस सर। तो ये परिमाणवाचक है। मैग्नीट्यूड, वह ज्यादा फल लेके आया। हाँ, तो वो भी ज्यादा, ये कैसे क्रिया, ये विशेषण भी लिया है बीच में, कहाँ से कैसे फल की विशेषता बताने लगे। हम यहाँ क्रिया की बात कर रहे हैं तो अलग अलग है, उसी तरीके की बात करना। अब फल की कैसे सर विशेषता? इसमें ज्यादा का दे रखा है। ज्यादा होगा, लेकिन आप समझो ना बात को, ज्यादा फल से क्या मतलब है? क्या यहाँ पर विशेषण की बात हो रही क्या? लेकिन अगर अब आगे की बात करो ना, अभी मैं विशेषण की बात कर रहा हूँ, फिर ज्यादा में भी परिवर्तन नहीं होगा, फिर मैं विशेषण की भी बात करूंगा। हम अवयव की बात कर रहे हैं, उसमें विशेषण भी है। कुछ ऐसे विशेषण है कि जैसे इन्होंने बताया कि सुंदर मोर, जैसे बहुत सारे भी हो तब भी सुंदरों तो नहीं लग सकता, तो ये कह रहे हैं कि इनका कहने का मतलब है कि विशेषण भी अवयव होते हैं। आप इनका भी तात्पर्य समझिए। ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ क्रिया विशेषण ही अवयव नहीं होते, ऐसे कुछ विशेषण भी हैं जो संज्ञा की, जैसे काली गाय, और काली गाय की कालियों गायों, समझिए कैसे काली गाय होगी ना, तो ये इनका कहने का मतलब है, समझ में आई? काला तो होता है ना सर, काला एक और काले। तो अब जैसे लिंग के आधार पर तो फिर बदल गई बात, फिर नहीं हुई अवयव। तो कुछ विशेषण होंगे जो काला काली होने पे लिंग के आधार पर भी परिवर्तन ना हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर हो गया तो समझो फिर अवयव नहीं है। काला काली में इन्होंने अच्छा पकड़ा है कि अगर लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा कि काला मोर कि काली मोर, नहीं हो सकता ना, तो इस स्थिति में काला एक विशेषण नहीं है। कुछ जो आप बता रहे हैं वो विशेषण हो सकते, काली मोर। ठीक है। अब जरा देखो, तो अभी हम क्रिया विशेषण अवयव की बात कर रहे हैं। क्रिया विशेषण में तीनों बता दिए, परिमाणवाचक और ये सारे बता दिए, और चौथा देखिए कि ठीक है रीतिवाचक, कि मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं। ये क्या है? क्या करने का तरीका है? क्या मैं धीरे धीरे चलता हूं? क्या ये रीति है मेरे चलने की? ये कैसा है? क्या ये रीतिवाचक है? बोलो। रीति वह ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, ज्यादा पढ़ना ये भी एक रीति है। तो इस तरीके से किस प्रकार से करना किसी चीज को, तो पहले हमने देख लिया कि क्रिया विशेषण का अवयव। अब दूसरा क्या है? संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव क्या कोई आप उदाहरण बता सकते हैं कि जैसे बालक चांद की ओर देख रहा था, जरा देखो तो इसको, बालक और चांद की ओर, क्या ये संबंध भी है? बालक का चांद से संबंध जोड़ रहा है। यस सर। और की ओर बदला जा सकता है क्या? कि लड़कियां चांद की ओर देख रही हैं, लड़कियां चांद की ओर देखेंगी, लड़कियां चांद की ओर देखी, और लड़के लड़कियां लड़का, क्या वो की ओर बदलेगा कभी? कि कभी नहीं बदलेगा? तो नहीं बदल जाए तो अवयव हुआ। और क्या ये बालक का चांद से संबंध बता रहा है, और इस वजह से ये संबंध बोधक अवयव हुआ। सब बालक शांत। हाँ, तो अब इसमें संबंध बोधक के कुछ और उदाहरण बताइए कि मेरे घर के आगे बस स्टॉप है, तुम सबके घर के आगे बस स्टॉप है, उसके घर के आगे बस स्टॉप होगा, उसके घर के आगे बस स्टॉप था, फिर आगे हट ही नहीं रहा, कुछ बदल ही नहीं रहा। सर प्रदीप के घर के सामने पार्क है, आगे इधर लिखा है ना के सामने। तुम भी तो प्रवीण हो। अब आगे सर देखिए। प्रदीप। अच्छा प्रवीण क्या है? प्रवीण, अच्छा। अब देखो मेरे घर के आगे समुच्चय बोधक। नेक्स्ट देखिए। हाँ, सर यहाँ पे पहचान दी थी क्रिया विशेषण की। क्या? यहाँ पे पहचान दिया हुआ है कि सर अगर हम कैसे लगाएंगे तो रीतिवाचक हो जाएगा, और सर कब लगाएंगे तो, हाँ, कब लगाएंगे तो सर कालवाचक हो जाएगा, कहाँ लगाएंगे तो स्थानवाचक हो जाएगा, और परिमाणवाचक का कितना तो क्या हो जाएगा? परिमाण। परिमाण। समझ आई बात की नहीं? तो ये पहचान हो गई। अब आगे देखिए कि दूसरा समझ में आया? बात कौन कर रहा है? बात मत करो। नाउ समुच्चय बोधक। तीसरा देखो, ठीक है, अगर कल करना है तो अभी 5:45 तक फिर भी करें। नहीं सर कल स्कूल जाएंगे। अच्छा, ये बोल रहे हो।
सही करे कल स्कूल जाना है। हाँ ठीक है, कल जाएगा स्कूल ना? कल शाम को पढ़ेंगे, ठीक। कल जाना पड़ेगा, कल एडमिट 3-4 काम आप इसमें क्या अभी हम ये सारी चीजें पढ़ लें, फिर जब हम पद परिचय पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो इस चीज को कंप्लीट कर लो। मेरा ये कहने का मतलब है कि याद रहेगा, ये बहुत पहले हमने पढ़ाया था, नहीं, ये पद परिचय है ना, यही तो है। अब इसके बाद जब हम वाक्य बनाएंगे और आपसे उसमें एमसीक्यू पूछेंगे कि भाई सब आप बुक बताओ, दे रखे हैं। तो फिर कहीं आप ब्लिंक नहीं करोगे, आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। हमने बताया, आपको बताना। अब जरा देखो, समुच्चय बोधक, जो चीज पढ़ रहे हैं वो समझ में तो आ रही है ना? हाँ सर। अब देखो फिर, तो समुच्चय बोधक बताओ जरा। माता और पिता बाजार गए, तो यहाँ समुच्चय बोधक क्या है? और में बदलाव ला सकते हो? नो सर। कुछ भी बदलाव, औरों औरें कुछ हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। तो माता और पिता, ये क्या है? क्या कंजंक्शन है? तो इसलिए भी होता है ना समुच्चय बोधक, हैं? तो इसलिए भी होगा ना समुच्चय बोधक। सर ये भी तो दो टाइप के। अच्छा, समुच्चय बोधक माता और पिता, तो ये क्या हो गया? ये और हो गया। या होता तो भी या में बदलाव आ सकता है। नो सर। जो तथा संयुक्त वाक्य बना दें, किंतु तो इसलिए अन्यथा तो अब नहीं जैसे तो। इसलिए भी ये सही बता रहे हैं सृजन। वह मेहनत करता था, वह मेहनत करता रहा, इसलिए सफल हो गया। इसलिए बदल नहीं सकता किसी भी सेंटेंस में, इसलिए का कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए भी हुआ। सर और देखें, ठीक है, और ये तो बात हो गई। क्यों? क्योंकि ये मिश्रित वाक्य बने। वह मेहनत करता था इसलिए सफल हुआ। क्या दो सरल वाक्यों को जोड़कर इसलिए वर्ड ने उनको जोड़ा, और इस वजह से वो समुच्चय बोधक हुआ? क्या इस वजह से वो कंजंक्शन हुआ? जो वाक्यों को जोड़ेगा वही तो कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है। रमेश और सुरेश मैदान में हाँ, खेल रहे हैं, चुप रहो या बाहर चले जाओ। ठीक है, नहीं ऐसे किसी पे कमेंट मत नहीं सर, सर। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, तब तो ठीक है। चलो, अब फिर विस्मयादिबोधक। अब जरा देखो, अच्छा ये बड़ी वैसी बात है, विस्मयादिबोधक, यानी सबको इसी में कवर कर दिया। मैं ये बता रहा था कि संबंध बोधक इन्होंने प्रीपोजिशन भी इसमें डाल दिया। बोले 5 हैं, जैसे बोले 10 है, कोई कह रहे 15 है, बोले 5 है, अवयव के अंदर सबको डालो। इन्होंने देखो एडवर्ब भी इसमें डाल दिया, अलग से पढ़ाया नहीं। बोले मुख्य 4 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बाकी को अवयव में डालो, और फिर भी कुछ बच जाए तो निपात, वही अवयव ही है। सब इसी में डाल दिए। बोले 4 हैं, ए बी और सी डी। बोले ये बदलते ही नहीं है। अरे यह क्या हो गया? अरे वह सब क्या हो गया? अरे वो क्या हो गया था? अरे क्या हो जाएगा? तो अरे में बदलाव ही नहीं हो रहा। तो अरे क्या हुआ? क्या ये बदला नहीं? तो क्या यहाँ पर ये जब नहीं बदला तो क्या ये अवयव हुआ? बोलो। यस सर। तो विस्मयादिबोधक में अरे, हो, हरे, राम, हे राम, हे राम, तो ये सारी चीज क्या होगी बताइए? विस्मयादिबोधक हो गया। ओके, नाउ हाँ बोलो। यहाँ पे दिया है समानाधिकरण योजक और व्याधिकरण योजक। चलो ये भी बता देते हैं, इन दोनों को बता देते हैं। समानाधिकरण बोधक के समुच्चय बोधक में है, तो इसमें 2 तरीके हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब जरा देखो, तो इसमें क्या है कि समुच्चय समानाधिकरण में जो समान घटकों के मिला है तो समानाधिकरण है। और जैसे कि माता और पिता, क्या ये दोनों समान पदों में है? समपदी है, बोलो। अब अगला देखो कि व्याधिकरण में क्या चीज होती है कि प्रधान वाक्य को जो उपवाक्य से जोड़े, ठीक है। यदि मैं और तेज दौड़ता तो सफल हो जाता, जैसे ये तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। तो एक इसमें प्रधान वाक्य है और एक उपवाक्य है, तो हम उसको संयुक्त वाक्य में देखेंगे। प्रधान वाक्य और उपवाक्य अलग से, जब आपकी ग्रामर में अगर होगा तो देख लेंगे। अब यहाँ पर जरा देखिए कि मैं दौड़ कर जाता, आश्रित उपवाक्य, तो उसे बचा लेता। प्रधान है कि वो बच नहीं पाया। भाई देखो, मैं दौड़ कर जाता तो उसे बचा लेता। इसमें एक थीम ये भी आ रहा है कि यदि मैं और मेहनत करता तो सफल हो जाता। प्रधान वो है कि तुम सफल नहीं हो पाए,
और उस पर आश्रित उपवाक्य है कि अब मैं सफल हो जाता यदि ऐसा करता, तो ये आश्रित है कि नहीं? यस। अगर यही ना होता तो फिर वो भी ना होता। अगर यदि मैं दौड़ कर जाता तो सफल हो जाता, इसमें प्रधान वाक्य क्या है बताओ? कंडीशन बना दी। यदि मैं दौड़ कर जाता तो उसे बचा लेता, बोलो कौन सा प्रधान है? दौड़ के जा जाता, ये नहीं ठीक बता रहे हैं। तो उसे अगर यदि मैं दौड़ कर जाता, बचा लेता, उसे बचा लेता प्रधान वाक्य है। अच्छा प्रधान वाक्य क्या इसी पर आश्रित है? ये यस सर। उसे बचा लेता, पर यदि दौड़ कर जाता तो बचा लेता। इसके होने की वजह से उसे कब बचा लेता, फिर पूछा जाएगा भाई कब बचा लेते, तो उसी पर तो आश्रित है। ठीक है, तो वो आश्रित नहीं है बाद वाला, उसे बचा लेता प्रधान है और उस पर आश्रित है, ऐसा। वो जो कंडीशनल सेंटेंस है दैट इज ए सबऑर्डिनेट सेंटेंस। ठीक है, बात समझ आई? तो एक मेन सेंटेंस है, एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस है। तो जो कंडीशनल है, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो बात समझ में आएगी नहीं? पिता अपने पुत्र से कह रहा है। तो यहाँ पर ये कैसा सेंटेंस हुआ बताइए? कंडीशनल। ठीक है, तो अब जैसे यदि तुम प्रथम आओगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। अब बच्चे को चॉकलेट मिल गई, बताओ प्रथम आया कि नहीं? देखो ये कहना नहीं है, क्यों बोला नहीं है? बहुत अच्छा बताया। अब कुणाल की बात सोचो, इन्होंने कहा ये वन वे कंडीशनल है भाई, ये पूरी बात समझा रहे हैं, ये मैथ की टॉपिक ले लिए। यदि तुम, समझ आया? यदि तुम प्रथम आओगे तब तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, ऐसा बोला था पिता ने। लेकिन वो क्या हुआ कि खेल में अच्छा प्रदर्शन कर गया, तब भी चॉकलेट पा सकता है। घर में यदि घर में बच्चा होगा तो ढोल नताशे बजेंगे, और घर में ढोल नताशे बजे, बताओ बच्चा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। ये सब बता रहे हैं। क्या घर में क्या दूसरी खुशियां नहीं होंगी? क्या होली नहीं होगी? क्या दिवाली नहीं होगी? हाँ, बच्चा होगा तब ढोल नताशे बजेंगे। इट इज नॉट बोथ वे कंडीशनल। यदि घर में बच्चा होगा तो ही ढोल नताशे बजेंगे, यदि ऐसा होता तब बच्चे के होने पर ही बजते, फिर चाहे कुछ और हो जाए, शादी हो जाए, वो वहां मुहर्रम ही चल रहा है। सही कहना, ये बोथ वे कंडीशनल नहीं है। ये इफ, ठीक है, इफ बेबी बॉर्न देन ढोल नताशे बजा, ये इफ एंड देन वाला है। और इफ एंड ओनली इफ बेबी बॉर्न देन ट्रम्पेट, ठीक है, ये वो करें बजे रहे। तो यहाँ पर आप समझ रहे, यदि मैं दौड़ कर जाता, ये कंडीशनल है। और ये क्या है? प्रधान। तो ये आश्रित उपवाद हुआ कि नहीं हुआ? इसको आप क्या लिखेंगे बताइए? आश्रित। तो अभी आपको ये पता चल गया ना व्याधिकरण क्या है, कि जो संयुक्त वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, और उन दोनों को जोड़ने के लिए किसी न किसी कंजंक्शन का, यदि का, और का, इसलिए का इस्तेमाल होता है। तो अगर उस प्रकार से किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाए तो क्या वो व्यधिकरण है? यदि इसलिए, क्या ये सब व्यधिकरण है? और समान पदीय है, क्या वो और समानाधिकरण है? बोलो। और तो यही है, जहां पर हो कि मेरी शर्ट का रंग काला है और बारिश हो रही है, तो अब यहाँ देखो दोनों को समान अधिकरण है, क्योंकि दोनों को इंडिपेंडेंटली नहीं लिखा जा सकता। क्या लिखा है? और इसको नहीं लिखा जा सकता। मैं दौड़ कर जाता, क्या अलग से लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरी शर्ट का रंग काला है और धूप निकली हुई है। तो अब आप समझ गए ना, दोनों को समान पदीय हो तब तो वहां समानाधिकरण है, और अलग अलग पदीय हो, एक आश्रित हो एक प्रधान हो, तो फिर क्या हो जाता? तो ठीक है कि नहीं यहाँ पर? सो अब इस तरीके से लेके, इफ आई, अभी देखो, इफ आई वर्कड हार्ड देन आई सक्सीड। अब देखो, तो ये जो देन के बाद आता है ये मेन सेंटेंस होता है, और जो इफ के बाद आता है वो कैसा होता है? सबऑर्डिनेट। दिस इज प्रिंसिपल सेंटेंस एंड दिस इज जो इफ के बाद आए और जो देन के बाद आए। तो ये कंडीशन, ये टोटल सेंटेंस क्या है? कंडीशनल। आई सक्सीड मतलब प्रधान वाक्य। हाँ, ये प्रधान वाक्य है, दिस इज प्रधान, या इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल सेंटेंस, और इसको क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट। और पूरे को क्या कहेंगे बताओ? कुणाल बोल रहा है सबको कैसे ना होगा? कंडीशनल सेंटेंस। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? बोलो, इज इट करेक्ट? तो ये हमने आपको विस्मयादि बोधन बताया। अब एक अंत में निपात और समझ लें।
ठीक है, ये एसी बढ़ा दें क्या? यस सर यस गर्मी लग रही तो इसको बढ़ा देते हैं, अभी सर्दी लगने लगेगी। अब देखिए, ठीक है 2 मिनट रुको, सर्दी लगने लगेगी। निपात देख लो, कि व्हाट इज निपात। निपात का मतलब होता है कि जो अवयव शब्द के या पद के बाद लगकर उसमें विशेष बल दें। जो अवयव शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल दें। विशेष, जैसे कुणाल ही हाँ कुणाल ही पढ़ रहा है, बाकी तो ये कुणाल ही पढ़ रहा है, बाकी मस्खरी कर रहे हैं। तो that is कुणाल ही पढ़ रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पर ही क्या है? क्या ही बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। और ये कह दें कि कुणाल भी पढ़ रहा है, तो क्या भी नहीं पास, क्योंकि भी में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कुणाल भी पढ़ रहा है। और इस तरीके से कहीं पर भी हो, और ये कह दें कि मात्र कुणाल पढ़ रहा है, तो क्या होगा? मात्र कुणाल ही पढ़ रहा है। कुणाल, फिर 2 लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र कुणाल को भी कह सकते हो। ये भी अवयव है, वो भी अवयव है। ये अपने आप में पूर्ण है कि ये चीज है। तो इस तरीके से हमने देखा कि निपात क्या होता है। इज इट ओके? यस तो अभी हम लोगों ने कुछ चीजें देखी है, लेकिन अभी भी कर्ता कारक कर्म कारक ये सब बाकी है। अभी हिंदी की एक क्लास और बाकी है, पद परिचय। तो हम उसमें काफी आज नहीं इतना आज के लिए काफी है, ज्यादा, क्योंकि 2 क्लास आप उन लोगों ने आज की ना। हाँ? ठीक है, और फिर कल करेंगे। टेस्ट तो बहुत लेनी है, समझ आया? जितना टेस्ट से हो सकता है उतना हो लिया, लेकिन फिर भी जो कुछ नंबर कमी है वो समझाने से ही होता है। सर वो 2-3 डाउट हाँ वो पूछ लो। ओके, थैंक यू ईशान। कितना है सर? थैंक यू सर। वेलकम। कल सुबह आ जाएगा। 10 बजे आ जाएगा।